नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्राचीन भारत का टॉपिक राजपूत काल के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी देखते हैं राजपूत काल का कब शुरुआत हुई और कब उसका पतन रहा। उस बीच में हमारा राजपूत काल में कौन कौन से वंश हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इसके बारे में जानकारी करते हैं। आइए देखिए, हम दोस्तों राजपूत काल के बारे में अगर बात करते हैं तो 750 से 1200 ईस्वी के बीच में राजपूत काल का समय माना जाता है। राजपूत काल के उत्थान और पतन के समय के बारे में हम बात करें तो वो आपका 750 से 1200 के बीच में रहा। और राजपूत काल के बारे में बात करें तो राजपूत काल दो भागों में विभाजित था। पहला वाला जो था हमारा उत्तर भारत और दूसरा हमारा था दक्षिण भारत। अब दोस्तों यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वंश पूछता है, उनकी राजधानी पूछता है, या वंश का संस्थापक कौन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग एक दृष्टि डालते हैं इन पर, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक वंश में उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले उत्तर भारत में जो महत्वपूर्ण राजवंश हमारे पास है। पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक के बारे में बात करें नागभट्ट प्रथम है, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को भी बताया था कि हमारे पास जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और उसके बाद क्या हुआ, आपका राजपूत काल की शुरुआत हुई। तो दोस्तों बात करें अगर हम तो कन्नौज इस समय आपका यूपी में है। गढ़वाल वंश के बारे में बात करें तो चंद्रदेव संस्थापक हुए और वाराणसी ये भी यूपी में है। चौहान वंश के बारे में बात करें दोस्तों तो वासुदेव हुए संस्थापक, अजमेर दिल्ली में है। इसके बाद बात करते हैं चंदेल वंश, तो संस्थापक नंदुक हुए, खजुराहो एमपी में है। परमार वंश के बारे में बात करें दोस्तों तो उपेंद्र है संस्थापक। कैपिटल आपकी उज्जैन, लास्ट समय धार बनाई थी इन्होंने, दोनों ही आपका एमपी में पड़ता है। अब पाल वंश के बारे में बात करें तो संस्थापक गोपाल हुए, कैपिटल इन्होंने मुंगेर को बनाया और मुंगेर इस समय बात करें तो बिहार में है। दोस्तों हिंदू शाही वंश के बारे में बात करें तो कल्हर, और इन्होंने राजधानी बनाई थी उदयपुर, जो वर्तमान में कई भागों में बट गया है, इसलिए इसका कोई ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर किस भाग पे है। सेन वंश के बारे में दोस्तों बात करें तो संस्थापक आपके सामंत सेन हुए और इन्होंने लखनऊ को राजधानी बनाई, वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दोस्तों हमसे कहाँ पे कौन पढ़ता है वर्तमान में, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना पूछता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। या क्वेश्चन पूछेगा गढ़वाल वंश के राजाओं ने राजधानी कहाँ बनाई, तो वाराणसी। चौहान वंश ने अपनी राजधानी अजमेर में बनाई। या फिर इनसे पूछेगा क्वेश्चन कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था या पाल वंश का संस्थापक कौन था, इस सामंत सेन का संबंध किस वंश से था। तो आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलता जाएगा। या फिर हमारी वन लाइनर सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, उनमें आप देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण भारत के बारे में, तो इसमें जो हमारे पास वंश और संस्थापक उनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत के सभी राजवंश वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर पेपर में आप देखते हैं इनके संस्थापक और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो जो भी वर्तमान की एरिया है या उस समय के जो भी थे, सभी आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु का क्षेत्र और कर्नाटक का ही क्षेत्र लगाता है। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, शिव स्कंद वर्मन थे। इन्होंने राजधानी अपनी काची यानी तमिल में बनाई थी, जो वर्तमान में तमिल में हम कह सकते हैं। अब राजपूत वंश के बारे में बात करें दोस्तों, संस्थापक दंतिदुर्ग थे और मानिकहेर यानी कर्नाटक वर्तमान में कैपिटल बनाई है। और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में बात करें तो संस्थापक तैलबुद्धि, कल्याणी को कैपिटल बनाई। वतापी के चालुक्य वंश के बारे में बात करें तो जयसिंह संस्थापक, कैपिटल वतापी बनाया। चोल वंश के बारे में बात करें तो विजयालय संस्थापक था और इन्होंने तंजौर को राजधानी बनाई। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमारे कौन से राजवंश उत्तर भारत के हैं और कौन से दक्षिण भारत के हैं। और इसके बाद अब हम लोग एक एक राजवंशों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले उत्तर
भारत पर चर्चा करते हैं, फिर दक्षिण भारत पर। अब दोस्तों देखते हैं हम सभी गुर्जर प्रतिहार वंश से जो भी हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो एक करके पहले हम उत्तर भारत के वंशों पे चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद कश्मीर के कुछ हमारे स्वतंत्र वंश थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर दक्षिण भारत के वंशों पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है या महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है वो ये आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक अपने को हरिश्चंद्र के वंशज कहते थे। हरिश्चंद्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत पहले से ही अपने वंश का विस्तार कर रखा था और उसी वंश को आगे बढ़ाने को गुर्जर प्रतिहार वंश मानता है कि उसी वंश को आगे बढ़ाया था। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस वंश के बारे में तो आप देख पा रहे होंगे राजपूत काल जो अच्छे से राजपूत काल जो हमारा समय रहा वो 750 से रहा 1200 के मध्य में। लेकिन अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में तो इसकी स्थापना पहले से ही हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें से भाग लेने वाला इस वंश का भी शासक था। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इसकी स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट ने की थी। इसका उत्तराधिकारी वत्सराज हुआ जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जिसमें आपके वत्सराज ने भी क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है क्वेश्चन, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो वत्सराज हुआ जिसने क्या किया, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। इस वंश का महान शासक मिहिर भोज हुआ जिसने आदिबरा की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी करवाए। तो दोस्तों देखिए ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे निकल के आते हैं इनको ध्यान देना होता है आपको। किसकी स्थापना, नागभट्ट प्रथम, उत्तराधिकारी वत्सराज, त्रिपक्षीय संघर्ष, इस वंश का महान शासक मिहिर भोज, आदिबरा की उपाधि मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश में किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी करवाए, तो ये आपका हो जाता है मिहिर भोज। तो इस तरीके से जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से तो आप ऑब्जेक्टिव अपना स्वयं बना सकते हैं, या फिर जब आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको देखते हैं प्रैक्टिस सेट में तो आपका ऑब्जेक्टिव वहां पे किस तरीके से किस बिंदु से बनता है वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होते चले जाते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों तो मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्र पाल हुआ जिसके दरबार में रहते हुए कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये भी ग्रंथ महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, जिसकी रचना राजशेखर ने की। ध्यान दीजिएगा, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा की रचना किसने करी, राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो महेंद्र पाल के दरबार में। वंश के बारे में बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका उत्तराधिकारी महिपाल हुआ, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे वंश थे जो काफी लंबे समय तक चले हैं तो उसमें उत्तराधिकारी बहुत ज्यादा हुए तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तराधिकारी महिपाल हुआ जिसके समय में बगदाद निवासी आलम सूदी, ये आपको ध्यान देना है, आलम सूदी का नाम बार बार क्वेश्चन पूछता है। आलम सूदी भारत कब आया था, या किस वंश के समय में आया था, या किसके दरबार में आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। बगदाद निवासी आलम सूदी महिपाल के समय में आया था। इस वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करें दोस्तों तो यशपाल हुआ, और इसी के समय में आपने अभी देखा है कि हम लोग आगे चलकर जो वीडियो इसके बाद बनेगा राजपूत काल खत्म होने के बाद वहां पे मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1000 से 1027 के मध्य में, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं इंट्रो कराता हूँ, बाकी चैप्टर में चर्चा करेंगे। 1000 से 1027 के मध्य में महमूद गजनबी ने क्या कर दिया था, भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसका मेन उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना और अपने राज्य का विस्तार करना। इस दौरान उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उस 17 बार के आक्रमण में एक आक्रमण का सामना किसको करना पड़ा था, यशपाल को। यहाँ पे ये पॉइंट है जिसे 1018 में महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था।
तो जो भी हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से आपने देखा। अब हम लोग इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं गढ़वाल वंश के बारे में, यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव। गढ़वाल वंश की स्थापना के बारे में बात करें दोस्तों, 1000 से 1085 के मध्य में चंद्रदेव ने किया। तो नाम याद रखना आपको, चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन? चंद्रदेव। इसका उत्तराधिकारी गोविंद चंद्र हुआ। इन राजवंशों की राजधानी मैंने अभी शुरू में ही चर्चा कर लिया है, तो राजधानियां तो आपको इनकी तैयार करना ही होगा, राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। मैंने राजधानी का पॉइंट इसलिए यहाँ पे नोट नहीं किया क्योंकि उसका ऑलरेडी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों बात करें तो इसका उत्तराधिकारी गोविंद चंद्र हुआ, जिसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। तो किसके समय में कौन लेखक हैं, उन्होंने किस काव्य की रचना करी है, इनको ध्यान देना होगा। इसका उत्तराधिकारी जयचंद्र हुआ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, जिसको इंपॉर्टेंट टिक करिए आप, जिसे 1194 में चंद्रावट के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता आपका, चंद्रावट का युद्ध कब हुआ था? तो 1194। चंद्रावट का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो वहां पे आपको देना होगा, ऑप्शन दिया होगा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी अलग है और मोहम्मद गौरी अलग है। इन दोनों का ही हम वीडियोस आपको अपलोड करेंगे राजपूत काल खत्म होने के बाद। अब दोस्तों हम बात करें आगे, तो जयचंद्र के दरबार में नैसर चरित के लेखक श्री हर्ष रहते थे। तो इस तरीके से आपने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश से और गढ़वाल वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वंशों के बारे में चर्चा करते हैं। चंदेल वंश के बाद हम लोग अभी दोस्तों हम देखते हैं दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश, फिर चंदेल वंश पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली तथा अजमेर वंश में हम बात करें तो इसमें चौहान वंश आपका महत्वपूर्ण बनता है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि इसमें जो महान शासक अंतिम था पृथ्वीराज तृतीय था या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। उसमें जो आपके युद्ध होते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, इससे पेपर में प्रश्न बनता है, तो हम लोग उन पे चर्चा करते हैं और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश 7वीं शताब्दी के मध्य इस वंश की स्थापना जो वासुदेव ने की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने की। इस का उत्तराधिकारी जो हुआ जयराज हुआ और प्रारंभिक महान शासक जो हुआ विग्रहराज चतुर्थ हुआ। तो जिसने क्या किया? हरिकेन नामक नाटक की रचना की। तो दोस्तों एक बार पॉइंट को देखते हैं हम सभी। दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश में पहला पॉइंट जो हमारा महत्वपूर्ण निकलता है, अगर हम बात करें इस वंश का समय तो 7वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव थे। इसका उत्तराधिकारी जयराज हुआ और प्रारंभिक महान शासक विग्रहराज चतुर्थ हुआ, जिसने हरिकेन नामक नाटक की रचना की। अंतिम महान शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान हुए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से, तो यहाँ ध्यान देना है आपका, जिनका समय जो रहा 1178 से 1192 तक रहा। और इनके जीवन में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है जहाँ पेपर से, तो वे इनके जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट टिक करिए और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में कौन कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे। और किसके मध्य में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये बनेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ था। किसके मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में। इसमें क्या हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और इसको छोड़ दिया था। और इसका इनको रिजल्ट में क्या मिला? इसका आगे चलकर क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ
इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और इनका वध कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत किताबों में अलग अलग चीजें मिलती हैं। कुछ लोग किताबों में कहते हैं कि इसी युद्ध में इनको वध कर दिया गया, कुछ जगह इसका साक्ष्य ऐसे मिलता है कि बंदी बना लिया जाता है और इनके साथ दुर्व्यवहार बहुत करता है। फिर अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान गौरी की हत्या कर देते हैं, फिर वहां के सैनिकों ने उनकी हत्या करके उनकी और उन दोनों की कब्र बनाई। इस तरीके से कहानियां हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करते हैं। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध से बनते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ लेकिन भाग गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी इनका वध कर देता है। तो दोस्तों अब हम बात करें अंतिम पॉइंट, तो हमारे चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, पृथ्वीराज के दरबार में पृथ्वीराज रासो, ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रदाई रहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रदाई, या चंद्रदाई किसके दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज तृतीय के या पृथ्वीराज चौहान के। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं चंदेल वंश के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका बनता है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक नंदुक हुआ। और दोस्तों बात करें जिसने अपनी राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो खजुराहो में बनाई थी। इसका उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं तो यशोवर्मन हुए। तो यहाँ पे यशोवर्मन से क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो आपको यशोवर्मन को ध्यान रखना है। यशोवर्मन के महत्वपूर्ण कार्यों में बात करें दोस्तों, तो खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण, क्वेश्चन पूछा जाता है खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंशी शासक ने कराया था या किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा आपका चंदेल वंशी शासक यशोवर्मन ने कराया था। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ धनदेव हुआ, और धनदेव से भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसने खजुराहो में कंदरिया महादेव यानी शिव का मंदिर निर्माण करवाया था। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, दो मंदिर आपके यहाँ पे, विष्णु मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया था और कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनाया था, धनदेव ने बनाया था। अंतिम शासक जो हुआ प्रभाजीदेव हुआ, जिसे 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया और पराजित करने के बाद क्या किया, कलिंजर पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश का अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही वंश को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उत्तर भारत के बचे हुए वंशों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।